बीएमसी चुनाव की घोषणा में अभी समय बाकी है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारियां पुरजोर तरीके से शुरू कर दी हैं। इस तैयारी में सबसे आगे कोई दिखाई दे रहा है तो वो राज ठाकरे हैं। राज ठाकरे को बहुत उम्मीदें हैं कि इस बार बीएमसी चुनाव में वो कुछ कमाल कर सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में गणपति डिप्लोमेसी के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि राज ठाकरे और शिंदे या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन राज ठाकरे ने एक झटके में सारे कयासों को खत्म करते हुए अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। और ऐलान के साथ ही वो ग्राउंड जीरो पर काम करना भी शुरू कर चुके हैं। दरअसल राज ठाकरे सबसे पहले विदर्भ के दौरे पर जाएंगे, इसके बाद फिर वो नागपुर का दौरा करेंगे, लेकिन राज ठाकरे की नजर इस बार सबसे ज्यादा नागपुर और अमरावती में रहेगी। इसके अलावा वो नासिक की जिम्मेदारी अपने बेटे को पहले ही दे चुके हैं और उनके बेटे अमित ठाकरे पिछले 1 साल से नासिक में मेहनत कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन राज ठाकरे का ये दौरा सिर्फ पार्टी के लिहाज से ही नहीं बल्कि सियासी समीकरण के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इन दिनों शिवसेना सियासी संकट से जूझ रही है। ऐसे में राज ठाकरे अपने लिए एक बहुत ही बड़ा मौका इस सियासी लड़ाई में देख रहे हैं, जो शिवसेना के अंदरूनी उठापटक है। हालांकि शिवसेना से अब उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शिवसेना की राजनीति, उसकी विचारधारा, उसके कार्यकर्ताओं से बहुत ज्यादा लेना देना है। यही वो काडर है जो राज ठाकरे को मजबूत कर सकता है यदि वो इस लड़ाई से नाखुश है तो। साथ ही जिन जिन जगहों पर राज ठाकरे जा रहे हैं वहां उनकी पार्टी चुनाव में जीत हासिल करे न करे, लेकिन वोट प्रतिशत को वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। वो एक बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। शिवसेना के सामने तो करेंगे ही करेंगे, चाहे वो शिंदे गुट हो, उद्धव गुट हो, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के सामने भी वो एक बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। ऐसे में राज ठाकरे को लगता है कि अगर जमीन पर उतरकर प्रयास किया जाए तो महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त वापसी की जा सकती है। यही कारण है कि 1 हफ्ते के अंदर राज ठाकरे इन 3 स्थानों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले विदर्भ जाकर वो अपनी पार्टी की स्थिति की नब्ज टटोलेंगे। जैसा सबको पता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में विदर्भ अपना एक अलग महत्व रखता है और यहाँ के सियासी मुद्दे मुंबई तक चर्चा का विषय बनते हैं। हाल के समय में विदर्भ का मुद्दा भले ही महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का विषय न बना हो, लेकिन इसके जरिए राज ठाकरे अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने का प्रयास जरूर करेंगे और शायद विदर्भ का मुद्दा ही राज ठाकरे काफी प्रमुखता से उठाने वाले हैं और इसीलिए वो किसी भी पार्टी के गठबंधन में नहीं जाना चाहते हैं। राज ठाकरे वो शख्सियत हैं जो किसी मुद्दे को बना भी सकते हैं। राज ठाकरे के पास वो काबिलियत है जहां पर वो मुद्दों को तैयार करते हैं। लाउड स्पीकर का मुद्दा आपको याद होगा, हलाल मीट का मुद्दा भी उठाया, हालांकि उतना परवान नहीं चढ़ा, लेकिन उनके कई मुद्दे हैं जिन्हें हाथों हाथ ले लिया जाता है। लिहाजा राजनीति में वो किसके साथ जाते हैं नहीं जाते हैं कि समीकरणों को देखने के बाद कोई ना कोई बड़ा मुद्दा लेकर वो महाराष्ट्र की सियासत में कूदेंगे। और सबसे बड़ी बात, हिंदुत्व का मुद्दा तो उन्होंने पकड़ ही रखा है। जो बाला साहब ठाकरे का मुद्दा था, शिवसेना का मुद्दा था, या शिवसेना में जो 2 फाड़ हुई है जिस मुद्दे पर, उस मुद्दे को सबसे पहले वो अपनी तरफ खींचने के प्रयास कर रहे हैं। राज ठाकरे विदर्भ के मुद्दे को भी उठा सकते हैं, क्योंकि विदर्भ के मुद्दे के जरिए अपनी राजनीति को वो मजबूत कर सकते हैं। फिर अगर किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे तो वो खुलकर अपनी बात नहीं कह पाएंगे और ना ही विदर्भ के मुद्दे को मजबूती दे पाएंगे। यही वजह है कि अभी वो कन्नी काट रहे हैं या फिर अभी वो बचे हुए हैं किसी भी गठबंधन को करने से। मौजूदा समय में राज ठाकरे की पार्टी के अलावा महाराष्ट्र की हर पार्टी सत्ता में रह चुकी है। हर किसी के चुनावी मुद्दे पर विदर्भ का मुद्दा था और उसके बाद भी विदर्भ के हालात नहीं बदले। राज ठाकरे को ऐसा मुद्दा हाथ लगा है कि इसके जरिए वो हर उस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति में अपना दखल रखती है। वो आगामी 17 सितंबर को विदर्भ के दौरे पर जाने वाले हैं। विदर्भ दौरे के दौरान राज ठाकरे 18 सितंबर को नागपुर पहुंचेंगे। 18 और 19 सितंबर को वो चुनाव के संबंध में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 20 सितंबर को एक दिन की चंद्रपुर दौरे पर वो जाएंगे और फिर राज ठाकरे नागपुर से वहां के लिए रवाना होंगे। 21 सितंबर को राज ठाकरे अमरावती का भी दौरा करने वाले हैं। वो 21 और 22 सितंबर को पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ अमरावती में एक बैठक करेंगे। इसके बाद 23 सितंबर को राज ठाकरे मुंबई रवाना होंगे। हालांकि इस यात्रा के दौरान लोगों से संपर्क भी करेंगे, जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे और पार्टी के पदाधिकारियों से मिलकर रणनीति भी बनाएंगे। अब देखना यह होगा कि राज ठाकरे का यह सियासी समीकरण महाराष्ट्र की राजनीति में कितना असर डालता है। लेकिन इतना तो तय है कि राज ठाकरे हार्डकोर हिंदुत्व के अलावा विदर्भ के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाने वाले हैं और इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की कोई भी राजनीतिक पार्टी राज ठाकरे का मुकाबला नहीं कर पाएगी, इतना तो तय है। विदर्भ का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां कटघरे में खड़ी हुई हैं।
बीजेपी को भी बहुत मौका मिला है, शिवसेना को भी मौका मिला है, कांग्रेस एनसीपी को भी मौका मिला है। राज ठाकरे एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं जो बहुत छोटे रहे हैं, उनको अवसर खैर जनता की तरफ से ही नहीं मिल पाया, तो फिर सरकार में आना ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन अभी हालात बदल चुके हैं। अभी हालात इसलिए बदल गए हैं क्योंकि मैं आपको हर रिपोर्ट में बार बार एक उदाहरण देता हूं। ममता बनर्जी को मत भूलिए। ममता बनर्जी जब कांग्रेस से नाराज होकर निकली थी तो अकेली थी। ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीति कर रही थी तो कांग्रेस से बाहर होना या कांग्रेस को छोड़कर आना और वामपंथी दलों से लड़ाई लड़ना, ये बहुत मुश्किल था। वामपंथी दलों का किला हुआ करता था पश्चिम बंगाल, लेकिन ममता बनर्जी ने इस किले को ढहा दिया। ममता बनर्जी ने वो पूरा कैडर जो कभी वामपंथी दलों का हुआ करता था या कांग्रेस का हुआ करता था, उसको अपने साथ ले लिया। इसमें उन्हें कामयाबी मिली। और ये तोड़ फोड़ की जो राजनीति है ये बहुत चलती, देश में तमाम जगहों पर चलती है। और कार्यकर्ताओं का क्या है, वो विचारधारा के पीछे चलते हैं। उन्हें कोई चेहरा लगता है जो नेतृत्व दे सकता है, जैसे वामपंथी दलों के समय पर ज्योति बसु का चेहरा हुआ करता था। बुद्धदेव भट्टाचार्य के पीछे उतने कार्यकर्ता नहीं गए। चेहरा बहुत महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी ने वो क्रेडिबिलिटी पश्चिम बंगाल में बना ली और विश्वास करिए ये क्रेडिबिलिटी महाराष्ट्र में राज ठाकरे की कई कार्यकर्ताओं की देखने को मिलती है। इसका दावा इसलिए किया जा सकता है कि जब भी हम कोई पोल या सर्वे करवाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जमकर उनके समर्थक जो हैं या शिव सैनिक हैं कई, वो लिखते हैं कि राज ठाकरे शिवसेना को ज़्यादा बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, बाला साहब की विचारधारा को, उनकी विरासत को ज़्यादा बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। आपको क्या लगता है? यदि आपको लगता है कि राज ठाकरे इस विरासत को ज़्यादा बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं तो आप अपनी बात को ज़रूर लिखें। ये आगे की रिपोर्ट्स बनाने में या आपकी बातों को सामने रखने में बहुत मददगार होती हैं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जनता का असली मिजाज पता चलता है। और अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप हैं, जनता है, कार्यकर्ता है। वो कार्यकर्ता जिन्हें अपने साथ लाने के तमाम प्रयास हर राजनीतिक दल कर रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, शिंदे गुट हो, उद्धव ठाकरे हो या राज ठाकरे हो। लेकिन इस लड़ाई में फिलहाल राज ठाकरे एक मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं और वो इतनी मजबूत स्थिति में है कि बेशक उनके पास एक विधायक है, उनके पास कोई बड़ा जनाधार फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें कॉन्फिडेंस है कि शिवसेना की इस अंदरूनी लड़ाई का वही बड़ा फायदा उन्हें मिलेगा जो ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में मिला। यानी कि वो सारा काडर, वो तमाम कार्यकर्ता, वो वोटर्स जो बाला साहब ठाकरे को पसंद करते हैं, वो बहुत मुमकिन है राज ठाकरे के पीछे आए। ऐसा विश्वास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं को है, खुद राज ठाकरे को है। लिहाजा विदर्भ के मुद्दे को वो पुरजोर तरीके से उठा सकते हैं और इसीलिए वो शायद बीजेपी, शिंदे गुट या किसी के साथ भी जाने को तैयार नहीं है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।